गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस को। ठीक है, आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को जानकारी करेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना सिलेबस को जाने ऐसे ही तीर मारना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को बढ़िया से देखा जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को यूपीएससी के सिलेबस में मैं प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस को लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और प्री प्लस मेंस का सिलेबस को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, चलो यहाँ देखिएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, इसमें पूरा बढ़िया से मैं लिख करके लाया हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको कवर अप करें। ये देखिए यूपीएससी का, इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली बात क्या करना है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये जूम हो सकता तो कर देंगे, नहीं हो रहा। ठीक ना, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये परीक्षा कैसा है, तो प्रीलिमिनरी परीक्षा है। मतलब ये प्री वाला परीक्षा का एग्जाम, मतलब प्री वाला परीक्षा का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम लोग प्री का डिस्कस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, तो ये प्री का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक ना, देखिएगा इसमें मैं बात करूँ तो इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है। देख रहे हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दो गो यहाँ पर ही पेपर होता है। पेपर 1 में आपको नंबर लाना है और पेपर 2 को सीसेट पेपर कहा जाता है। इसमें केवल क्वालिफाइंग है, मतलब कि केवल क्वालिफाई होना, केवल पास होना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसेट क्वालिफाइंग। यहाँ पे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है, जिसमें सीसेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। इसमें आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा कि आप जीएस पेपर 1 में कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, अगर आप सीसेट में नंबर काम भर नहीं लाए हैं तो आपका जीएस पेपर 1 चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कंपलसरी है 33% आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है मतलब कि जो जीएस पेपर 1 जिसके कटअप लगते हैं, मतलब कि इसमें प्रश्न रहेगा कितना, तो प्रश्न रहेगा 100। देखिएगा कितना प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 100 प्रश्न कितना हो गया, 200 नंबर का हो गया। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे कि सर पिछले वर्ष के कटअप हम लोग को बता दीजिए कि यूपीएससी 2022 का कटअप क्या रहा था, तो मैं वो भी बता दूँगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल जो नंबर हो गया वो 200 नंबर का हो गया। और सीसेट जो है वो 80 नंबर का होता है। ठीक है, मतलब कि अवधि जो है वो 2 घंटे प्रत्येक के लिए रहेंगे, मतलब कि 2 घंटा इसमें आपका एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव है, बिल्कुल है, नेगेटिव तो बिल्कुल है। ठीक है, मतलब कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, बहुत अच्छे ढंग से लिख के लाया गया है। मतलब जीएस पेपर 1 जो है वो 2 घंटा का होगा, 9:30 बजे क्लास मतलब कि पेपर स्टार्ट होता है और 11:30 बजे तक चलता है। ठीक है, और सीसेट का 2:30 में स्टार्ट होता है और 4:30 तक चलता है। ठीक है, ये मतलब प्री के बात कर रहे हैं। ठीक ना, प्री में क्या क्या पूछता है, पाठ्यक्रम की बात करूँ अगर मैं, तो पाठ्यक्रम में बात करूँ तो क्या क्या पूछता है से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ना, देखिए बोला कि इसमें समान अध्ययन जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या दिख रहा है। समान अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 में बात कर रहे हैं हम, तो ये बात कर रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई करंट अफेयर्स। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया ये। चलिए भारतीय और विश्व, भारत और विश्व का सामाजिक आर्थिक भूगोल, यानी कि भारतीय यानी भारत का भूगोल, और क्या बात कर रहा है, विश्व का भूगोल। देखिए एक बात को यहाँ ध्यान रखें कि प्री में विश्व का इतिहास नहीं है, केवल भारत के इतिहास है। ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं, लेकिन मेंस में जो है वो आपको विश्व का इतिहास भी पूछता है। ठीक है, चलिए
आगे ले चलते हैं। अगला है राजनैतिक, भारतीय राजनीति और शासन, जिसको इथिक्स कहा जाता है, ठीक ना। बोला कि भारतीय राजनीतिक और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीतियाँ, अधिकारों के मुद्दे आदि इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिक, सामाजिक क्षेत्र के पहल आदि सब इसी में आएंगे, ठीक है। अगला पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सामान्य मुद्दे, ये भी इसी में आएंगे। असामान्य विज्ञान मतलब नॉर्मली जो कि आपको ज़्यादा करके बायोलॉजी के पोर्शन से पूछता है, ठीक है। चलिए अब सीसेट के देखिए, सीसेट में आपको समझ होनी चाहिए, मतलब कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बेसिक मैथ होते हैं, जैसे में लाभ हानि, परसेंटेज वगैरह, ये सब जो मतलब जो बेसिक होते हैं, ठीक है, उसके लिए वो मतलब वो पूछेगा, बाकी आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा सर एक बात बताइए, ये सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग क्यों रखा गया है, ठीक ना। तो क्वालिफाइंग इसीलिए रखा गया है कि बच्चों का मुख्य उद्देश्य होता है कि बाकी सब सिलेबस को देखना। इसको सीसेट पास होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब आप एक IAS ऑफिसर बनिएगा तो आपको अगर किसी प्रकार के कोई अगर जोड़ घटाव करना हो या कि किसी प्रकार का फंड को पास करना है तो आपके थोड़ी बहुत भी मैथ्स बढ़िया रहेगा तभी ना आप कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। मेंस का अगर मैं बात करूं तो मेंस का सिलेबस का कुछ ढांचा इस प्रकार में है कि सबसे पहले 2 पेपर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि मतलब भाषा का। पहले तो आपको मतलब इसमें मोटा मोटी बात कर लें तो ये मेंस का हो गया, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। बोला UPSC मेंस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 300 अंकों का होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, और 2 क्वालिफाइंग पेपर जो है वो किसी भी भाषा में हो सकता है, ठीक ना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा को लिए हैं क्वालिफाइंग पेपर, ठीक ना। तो आप अंग्रेजी भाषा में लिए हैं तो आपको अंग्रेजी में बस इतना ही बातों को समझना है। गद्यांश लिखना पड़ेगा, सार लेखन होगा, उपयोग और शब्दावली होगा और लघु निबंध होगा। लेकिन भारतीय भाषा मतलब जैसे मैं आप भारत के संविधान के अनुसूची नंबर 8 में जितने भी भाषाएं 22 को, उनमें से किसी एक भाषा को आप अपने मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर हिंदी लेता है तो हिंदी में गद्यांश रहेगा, सार लेखन रहेगा, उपयोग शब्दावली रहेगा, लघु निबंध रहेगा, अंग्रेजी से भारतीय इतिहास में अनुवाद और इसके विपरीत समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये 300 पेपर का 300 अंक का रहेगा, 3 घंटा का रहेगा। अब इससे बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, इससे जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे मतलब कि निबंध, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो 250 अंक का होगा इससे। उसके बाद 3 घंटा का होगा। मतलब उम्मीदवार को कोई विषय पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों और व्यक्तित्व करने और संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए निबंध के विषय के करीब रहेंगी और प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार से आपको पॉइंट बना के निबंध लिखना है, ठीक है। चलिए आगे, अब GS पेपर 1 मेन मुद्दा यही है, GS पेपर 1 में क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो GS पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा गौर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए GS पेपर 1 में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है कि सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 250 अंक का रहेगा, 3 घंटा का रहेगा। इसमें कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर पूछता है, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास यानी 1947 के बाद का इतिहास, विश्व का इतिहास। आपको बताए थे कि मेंस में विश्व के इतिहास को भी जोड़ा गया है, ठीक ना। तो विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और विश्व और भारतीय भूगोल। PT में भी विश्व और भारतीय भूगोल था, लेकिन देखिए आपको प्री और मेंस दोनों को सिलेबस में जो कुछ कॉमन सी बात है उसको ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। उसको आप लोग पहले ही कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो विश्व और भारतीय भूगोल तो आपको देखना ही है, ठीक है। चलिए हो गया सब। अब बात करें सर कि कला संस्कृति में भी कौन कौन सा टॉपिक पूछता है, तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। कला संस्कृति में इतने सारा टॉपिक है, आपको इतना सारा टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। जैसे भारतीय चित्रकला,
भित्ति चित्र मैंने जो ज़मीन के अंदर हेल करके चित्र बनाया जाता है। लघु पेंटिंग, मुगल राजपूत पहाड़ी पेंटिंग, भारत में नृत्य, शास्त्रीय नृत्य शैली, लोक नृत्य शैली, है ना। ये सभी के सभी आप लोगों को ध्यान से क्या करना है, तो पूरी तरीके से इसे इसको रखना है, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने टेबल पर एक वो जरूर रख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमको लगता है कि ये प्राचीन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। तो आप यूपीएससी के अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आप पहले तो प्राचीन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। आगे मतलब मध्यकालीन साहित्य आपको सब ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली, वास्तुकला, ये पूरी तरीके से केवल आर्ट एवं कल्चर में इतना पढ़ना है, केवल आर्ट एवं कल्चर में इतना पढ़ना है, ठीक है। आर्ट का मतलब होता है कला और कल्चर मैंने जानवे करते हैं सभ्यता, ठीक है। चलिए अब प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास में आपको प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण युग पढ़ना है। पाषाण काल जिसमें पत्थर का खोज किया गया था। ताम्र युग जिसमें तांबा का, लौह युग में लोहा का खोज किया गया था, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, हड़प्पा समाज, प्रमुख केंद्रों की विशेषता, हड़प्पा काल, मतलब ये सभी बातों को आपको ध्यान से पढ़ना है। वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास, वैदिक समाज के सामाजिक आर्थिक चरित्र, वैदिक साहित्य, ये पूरी तरीके से आप देख ले जाइए। करी से मैं इसको ऊपर करते जाता हूँ, एक करी से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग इसको जरूर देखिएगा। हर्षवर्धन, मौर्योत्तर भारत, है ना, दक्षिणी राजवंश वगैरह, इसको आप लोग जीएस पेपर 1 में इतना कवर करना है, ठीक है। केवल 1 में बोल रहे हैं। प्राचीन इतिहास में मध्यकालीन में बाकी आपको दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत के साम्राज्य के लिए संघर्ष, यानी अफगान राजपूत मुगलों का जो शासन आया था उस समय का, सूर्य राजवंश, मराठा साम्राज्य, दक्कन सल्तनत, ये सब आपको देखना है, ठीक है। आधुनिक इतिहास में आपको जो मतलब आधुनिक है, मतलब कि आपको हो सकता है आधुनिक इतिहास में 1857 के बाद की घटनाओं को डिस्कस करना है। तो 1857 के पहले की घटनाओं के महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास हो गया। इसके घटना यानी 18वीं सदी के क्षेत्रीय शक्ति, कर्नाटक युद्ध, पलासी बक्सर के युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध वगैरह आपको देखना है, ठीक है। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है पे 1857 के क्रांति, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आपको और भारत में राष्ट्रवाद का विकास, जो कि 1858 से लेकर 1905 के बीच में दौरान में हुआ था, ठीक है। ये सब देख लीजिए। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, ठीक है। और इस प्रकार से आप आधुनिक देख लें। स्वतंत्रता के बाद के भारत में देख लेना विदेशी नीति, आपको जाकर के राष्ट्र निर्माण, विदेशी नीति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति, ये सब बातों को आपको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से कहता हूं कि इसी चैनल पे लगातार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल के जो भी सवालें होंगी या कुछ नोटिफिकेशन रहेगा उसको मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सभी ग्रुप में 10-15 लड़के यहाँ पे बैठ करके पर डे हम लोग यूपीएससी की तैयारी में जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग जो भी स्टडी मटेरियल डालते हैं वो ज़्यादा करके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 2, 3 और 4 आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में आपको 250 अंक का होगा, 3 घंटा का होगा। अब वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं, मतलब कि ऑप्शनल का 2 पेपर होगा, ठीक है। 250 नंबर का 2 पेपर होगा। बाकी आपको इतना पढ़ना है उसमें भी, ठीक ना। ये सब आप देख लीजिएगा, उतना पढ़ना है। चलिए 2 को देखा जाए तो बस जीएस पेपर 2 में बस इतना ही पॉइंट है। राजनीति, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन, इसको देखिए 3 में आप देख रहे होंगे। 250 अंक का है, 3 घंटा का है। आर्थिक विकास, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव विविधता एवं पर्यावरण और सुरक्षा, ये सब वहाँ पे देखना है। 4 में बात करूँ तो 4 में देखिए आप लोग किस प्रकार से दिया गया है, यानी सिविल नैतिकता और मानव इंटरफेस सार निर्धारण, यानी कि आपको पूरी तरीके से वो जानकारी रखना चाहता है इसमें कि आप सिविल सेवा के लिए किस योग्यता में हैं कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करें हम। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निश्चितता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा इतना होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको कर्तव्य है। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग को मैं इतना मदद करता हूँ और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। चलो गुड बाय, मिलते हैं आप सबसे